साथ एक दिग्गज भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। फेडरल बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजूरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपका समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी तो कर दी है, उसके सेंटिमेंट्स, इम्पैक्ट्स भी हम देख चुके हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट अगर देखें, लोन ईएमआईज जो हैं आर सेट टू गो अप फॉर बोरोवर्स, और साथ ही एफडी इन्वेस्टर्स के लिए एक बेनिफिट साबित होता हुआ दिखेगा। क्या लगता है, किस तरह के सेंटिमेंट्स आगे देखेंगे हम यहाँ? और देखिए, किसी भी अगर ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, ग्रोथ अगर सस्टेनेबल होनी है तो हमको इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये जो कल का जो अनाउंसमेंट है आरबीआई का, वो इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है, जहां पर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए, मुद्रास्फीति की दर जो बढ़ रही है उसको अपने बैंड में, जो पार्लियामेंट का मैंडेट है 2 से 6 के बीच में, उसमें लाने के लिए ये आवश्यक था। अब प्रश्न ये था कि क्या ये इसको मिड टर्म किया जाए 2 पॉलिसी के बीच में, अप्रैल और जून के बीच में, या जून का इंतजार किया जाए। तो आरबीआई ने ये निर्णय लिया कि इसको हम अभी करना चाहते हैं। तो इसलिए जैसा आप देख रहे हैं, उसका बेसिकली जो पर्पज है वो ये है कि लिक्विडिटी जो है वो सिस्टम से ड्रेन आउट की जाए, और इसलिए सीआरआर बढ़ाया 50 बेसिस पॉइंट से। और दूसरा, क्या बोलते हैं, पैसे को कॉस्टली बनाया जाए, थोड़ा महंगा बनाया जाए, और उसके लिए डिपॉजिट्स में जो सेवर्स हैं उनको जरूर इंसेंटिव मिलेगा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने की वजह से। हर बैंक अब डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए भी अपने ब्याज की दरों में वृद्धि कर रहे हैं, और दूसरी ओर जो लोन्स हैं वो महंगे होंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही उचित कदम है। अब सिर्फ समय की बात हो सकती है इसमें, क्या कहना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि उसको अप्रैल में ही कर देना चाहिए था, या अभी किया तो भी ठीक है, चलिए, और या फिर जून में करना चाहिए। बस यही अंतर हो सकता है। लेकिन इससे किसी को भी बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि रेपो रेट बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो इनडायरेक्ट रूप से एसडीएफ को लाकर और फ्लोर बनाकर 3.75 का उस समय ये एक संकेत तो निश्चित रूप से चला गया था कि जो लिक्विडिटी है वो 3.35 पे आरबीआई नहीं लेगा, बल्कि 3.75 पर लेगा। तो 40 बेसिस पॉइंट का तो इमीडिएटली इफेक्ट हो ही गया था जितनी भी एक्सेस लिक्विडिटी थी, क्योंकि आपका जो कॉल मनी मार्केट है, जो रोज बैंकों के बीच में जिसमें लेन देन होता है, जो 3.35 के आसपास चल रहा था, वो 3.75 के आसपास हो गया था। अब वो 40 और बढ़ा है। तो अगर आप देखें तो कुल जो यील्ड कर्व होती है उसकी शुरुआत जो है वो इंटरबैंक मार्केट से होती है, और इंटरबैंक मार्केट ऑलरेडी इस समय 80 बेसिस पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। जो 3.35 के आसपास होता था तो वो ऑलरेडी 4.15 के आसपास हो। तो ये एक बहुत ही शार्प इंक्रीज है, और मेरे ख्याल से विश्व भर में इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं। एफओएमसी ने उधर निर्णय लिया, वहां भी 50 बेसिस पॉइंट की सीधे इंक्रीज हुई है यूएस में। तो मेरे ख्याल से ये सब सबका लक्ष्य यही है कि जो वैश्विक स्तर पर जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है उसको नियंत्रित किया जाए। राइट, बिल्कुल मिस्टर खजूरिया, थैंक्स सो मच, आपने अपना रिएक्शन इस पर दिया। पर अब द डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जब आपके लिए भी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या आप ये बर्डन आगे पास करेंगे, यानी फेडरल बैंक बढ़ाएगा क्या लोन रेट्स? ये स्वाभाविक है। अगर हम डिपॉजिट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अगर ज्यादा ब्याज की दर देते हैं तो हमें अपने लोन्स के ऊपर भी ब्याज की दर ज्यादा लेनी ही होगी। बिल्कुल आशुतोष जी, इस बीच आरबीआई महंगाई से लड़ने के लिए काफी प्रतिबद्ध यहाँ नजर भी आ रहा है, और इन्फ्लेशन डेटा की भी अगर बात करें, पिछले दिनों एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डेटा नजर आए। अप्रैल इन्फ्लेशन भी बेहद स्ट्रांग होने की आशंका यहाँ पर लग रही है। क्या आपको लगता है यहाँ से आगे और रेट हाइक्स, और कितने आपके हिसाब से आने वाले दिनों में हम देखेंगे? देखिए, जो भारत के अर्थशास्त्री हैं, खासतौर से जो बैंकोनॉमिस्ट हैं, उनमें एक तरह की सहमति जैसी ही थी कि इस वित्तीय वर्ष में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स के बीच में जो नीतिगत जो दर है, ब्याज की दर, पॉलिसी रेट, उनमें वृद्धि हो सकती है। अब प्रश्न ये था कि ये 25-25 की किश्तों में होके 4 बार में ये 100 बेसिस पॉइंट्स होती है, क्योंकि कुल मिला के आपके 6 मौद्रिक नीति की जो पुनरीक्षा है वो 6 होंगी, हर 2 महीने में होती है, अप्रैल, जून, फिर उसके बाद अगस्त, और इसी तरह से अक्टूबर, दिसंबर और फिर फरवरी। तो पूरे वर्ष में अगर 6 बार में 25-25 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो 150 होता है।
चूंकि पहले अप्रैल वाले में नहीं कोई इसमें दर में वृद्धि हुई, तो अब सवाल ये था कि क्या ये रियर एंडेड होगा या फ्रंट एंडेड होगा, मतलब शुरू में ही कर देगी आरबीआई दर में वृद्धि, या उसको एक वितरित करते हुए पूरे वर्ष में करेगी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा आभास होता है कल के एक्शन से कि शायद वो फ्रंट एंडेड उसको करना चाहेंगे, फ्रंट लोडेड करना चाहेंगे, ताकि उसका प्रभाव तत्काल दिखने लगे, उसका प्रभाव जो है वो विलंबित न रहे। तो मुझे लगता है कि कम से कम अभी 25-25 बेसिस पॉइंट्स की भी कम से कम 3 वृद्धियां होनी चाहिए, 3 बार दर में वृद्धि होनी चाहिए कम से कम। तो 3 बार और रेट हाइक्स यहाँ एंटिसिपेट करने चाहिए आरबीआई की तरफ से। फेडरल बैंक भी ये बर्डन, ये हाई बोरिंग कॉस्ट बढ़ाएगा अपने कस्टमर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 2 की टेकअवेज आशुतोष खजूरिया जी से हम बात कर रहे थे फेडरल बैंक के, और साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि बैंक्स को भी अब यहाँ रेट हाइक लेना पड़ेगा। चलिए बट आगे देख लेते हैं कि और कौन से सेक्टर